in last video we discussed about the Hershey and Chase experiment. Today we will discuss about the replication process. Replication process of DNA. DNA replication है, replication cell cycle में एक ही बार DNA replicate करता है और वो अपनी जैसी एक another copy बना देता है, इसीलिए इसको हम replication कहते हैं. For example, this is DNA and its both strand gets separate by the degradation of hydrogen bond. और यहाँ पे भी एक हमारा DNA का एक स्ट्रैंड तैयार होता है और यहाँ से भी एक स्ट्रैंड तैयार होता है. सो एक ही DNA दो कॉपी बनाता है, इसको हम रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं. और रेप्लिकेशन प्रोसेस हमारे सेल साइकिल के एस फेज में होता है. इट अकर इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल. चलिए रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ते हैं फिर हम आज. आपको पता है हमारे दो साइंटिस्ट प्रोफेसर वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने हमारे डीएनए का, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने, वॉटसन ने और क्रिक ने हमारे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था. एंड दे ऑल्सो प्रपोज्ड द रेप्लिकेशन प्रोसेस. इन्होंने ही सबसे पहले रेप्लिकेशन प्रोसेस को भी प्रपोज किया, लेकिन रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे. उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक तो मेजल्सन और दूसरे थे स्टेल, फ्रैंकलिन स्टेल और मैथ्यू मेजल्सन. उन्होंने बताया कि भाई ठीक है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन ऐसे नहीं होता कि दोनों ही स्ट्रैंड बिल्कुल या टोटली डिफरेंट हैं. उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसका एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, वो अपनी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार करता है. तो जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके कैरेक्टर्स तो कंजर्व ही रहते हैं, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है. तो देखिए जरा, दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए. रेप्लिकेशन के दौरान इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनता है इसका, इधर भी एक नया स्ट्रैंड बनता है और यहाँ भी एक नया स्ट्रैंड बनता है. यहाँ ये जो स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड इज द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ. टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड having the conservative forms of the parental form. यहाँ ये जो हमारी parental form है इसके जो characteristics हैं वो conserve हैं. Second, यहाँ ये हुआ complementary या new synthesized या newly synthesized strand, newly synthesized strand. ये स्ट्रैंड टोटली न्यूली सिंथेसाइज्ड है एंड इट फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड. अब यहाँ देख रहे हैं आप कि हमारे पास एक ऐसी डीएनए की कॉपी तैयार हुई जिसमें आप हाइब्रिड इसको बोल सकते हो. हाइब्रिड इज, दिस इज द हाइब्रिड डीएनए. सो यू कैन से दैट इट इज अ न्यू टाइप ऑफ डीएनए एंड इसी की वजह से यहाँ पे चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस होती हैं. चलिए अब देखते हैं हमारे वॉटसन और क्रिक के एक्सपेरिमेंट के अलावा हमारे फ्रैंकलिन ने और स्टेल ने और मैथ्यू मेजल्सन ने क्या कहा. सेमी कंजर्वेटिव replication. Semi-conservative replication. It was proposed by Matthew Michelson and
किया एंड व्हाट दे टोल्ड अबाउट दिस, और उन्होंने कब किया, उन्होंने इसको प्रपोज किया 1958 में। और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया कि भाई हमारा डीएनए है उसका जो नया स्ट्रैंड बनता है जब वो रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेट करेगा तो अपनी जैसी नई कॉपी तैयार करेगा। एक जो डीएनए है हमारा वो अपने जैसे दो नए डीएनए बनाएगा, लेकिन वो दो डीएनए क्या सेम पहले पेरेंट जैसे होते हैं? नहीं, ये पेरेंट जैसे नहीं होते, पेरेंटल डीएनए जैसा नहीं होता है, ये हाइब्रिड होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डीएनए लिया इन्होंने, और एक डीएनए को लेके उसको फर्स्ट स्टेप उस डीएनए को लेके एक ऐसे मीडियम में डाला जिसमें उन्होंने एक ऐसे वैसल में डाला या ऐसे मीडियम कंटेनिंग वैसल में डाला जिसमें मीडियम था हमारा अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये जो अमोनियम क्लोराइड था, इस अमोनियम क्लोराइड का ये नाइट्रोजन एटम, it was N15. It was not a radioactive isotope, but it was a heavy isotope of nitrogen. यहाँ पे नाइट्रोजन का आइसोटोप है नाइट्रोजन 15 एंड ये नाइट्रोजन 15 यहाँ हमारे डीएनए के जो नाइट्रोजन पार्ट है उनके साथ जाके इनकॉर्पोरेट कर देता है। इट इनकॉर्पोरेट to the nitrogen containing part of the DNA, means nitrogen containing part हमारे डीएनए के कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, यूनाइन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो यहाँ हमारा नाइट्रोजन डीएनए के इन पार्ट्स के साथ जाके इनकॉर्पोरेट कर देगा, इसलिए इन्होंने बहुत ही सावधानी से अमोनियम क्लोराइड लिया, उसमें डीएनए को डाला। आफ्टर 50 मिनट्स व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्होंने क्या किया, आफ्टर 50 मिनट्स उन्होंने आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने इसी डीएनए को 20 मिनट्स के बाद उन्होंने इसी डीएनए को दूसरे वेसल में डाला और इस वेसल में हमारे नाइट्रोजन सेम मीडियम तो अमोनियम क्लोराइड ही लिया, लेकिन ये जो हमारा डीएनए है this is transferred to another medium which having ammonium chloride, and this was also ammonium chloride. But what was the major difference? That this was the ammonium chloride in which nitrogen 15 consisting, and this was nitrogen 14. नाइट्रोजन 14 है वो थोड़ा सा लाइट आइसोटोप है हमारे नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन 15 है दैट इज हैवी आइसोटोप। इससे पहले इसको ना सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया था, तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो उसमें देखा गया कि यहाँ हमारे नाइट्रोजन 15 जितना हैवी आइसोटोप होगा वो उतना ही इधर की साइड होगा। हैवी आइसोटोप दैट इज पुट हियर एंड दिस इज N15। नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करने के 20 मिनट्स के बाद डीएनए को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और यहाँ ट्रांसफर किया गया, तो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन ओके। इसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 14 होता है, इसके बाद व्हाट दे observed that they would find out four type of DNA. One is this which having N14, second one is this which having nitrogen atom and it is having
as well as N14. This was N14 and I just want to draw this is also by red pen ताकि कोई confusion ना हो. Red pen से N14 है. This is N14. This is N14 and black pen is N15. N15. Same N15 and this was N14 and at the last this was also N14. तो उनको यहाँ पे हमारे ये दो हाइब्रिड मिले. ये दो हाइब्रिड पहले देखो उन्होंने क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डीएनए को हमारे एक मीडियम में डाला जिसके पास नाइट्रोजन 15 है, जिसके अंदर ऐसा मीडियम है जिसमें नाइट्रोजन 15 है. नाइट्रोजन 15 इज द हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन. और यहाँ जब उसको सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ से करने के बाद उसको हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट के अंडर में जब डाला जाता है तो यहाँ उसको सीजियम क्लोराइड की हेल्प से उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है. तो व्हाट दे वुड फाइंड आउट दैट N15 is present here and then after 20 minutes they transfer this DNA into another medium and this another medium consisting medium that is consisting N14 which was not so much high as compared to N15. यहाँ पे ये N14 chloride है that is ammonium chloride which having या which containing N14 isotope of nitrogen. यहाँ डालने के बाद 40 मिनट्स बाद उसको फिर दोबारा से ऑब्जर्व किया गया और फिर हमारी जनरेशन सेकंड आई. दिस वाज जनरेशन सेकंड. जनरेशन सेकंड आई. जनरेशन सेकंड में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने दो ऐसे स्ट्रैंड पाए या उन्होंने ऐसे हाइब्रिड डीएनए मिले उनको जिस पे N14 भी है और N15 भी है. तो इस ये एक्सपेरिमेंट हमारे मैथ्यू मेजरसन और फ्रैंकलिन स्टल ने 1958 में प्रोकैरियोटिक सेल पे किया. प्रोकैरियोटिक. और ये प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी थी? दिस प्रोकैरियोटिक सेल वाज इकोलाई. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मैथ्यू मेजरसन और फ्रैंकलिन स्टल ने 1958 में अपना सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट है वो इकोलाई पे किया और जिसके थ्रू उन्होंने यह बताया कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसका एक जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और दूसरा जिसमें पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्व रहते हैं और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है. और उनके इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी हो गया था. तो देखिए अब नहीं तो ये देखिए स्टूडेंट ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बाय मैथ्यू मेजरसन एंड फ्रैंकलिन स्टल. तो मेजरसन और स्टल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको. 1958 में दिया गया था. तो यहाँ पे देखिए जरा और उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म पे दिया था अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है कि उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट प्रोकैरियोटिक सेल पे किया और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी? इकोलाई. तो यहाँ उन्होंने देखिए जरा क्या किया. उन्होंने एक मीडियम लिया जिस मीडियम में N15 है. मींस मीडियम कौन सा है? जिस मीडियम जो हमारा वेसल है उसमें मीडियम है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन कंटेनिंग है. तो नाइट्रोजन वहाँ कौन सा होगा? वहाँ नाइट्रोजन उन्होंने लिया N15 लिया. N15 इजिली इनकॉर्पोरेट हो गया हमारे डीएनए के साथ. चलिए उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड की हेल्प से उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो उनको क्या मिला? यहाँ पे N15 मिला. इसका मतलब क्या है कि भाई ये बहुत ही हैवी आइसोटॉप है. उसको निकाल के वहां से डीएनए उसी डीएनए को 20 मिनट्स के बाद निकाल के क्या किया जाता है? उसको दूसरे मीडियम में डाल दिया गया. दूसरे मीडियम में है अमोनियम क्लोराइड ही लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आइसोटोप लिया गया नाइट्रोजन का. और लाइट आइसोटोप लेने के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया? जब उसको भी फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया. सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किसकी हेल्प से करवाया? भाई सेंट्रीफ्यूगेशन
सेपरेशन तो सीजियम क्लोराइड की हेल्प से करवाया गया था। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डीएनए के एक ऐसा स्ट्रैंड है जिस स्ट्रैंड के नाइट्रोजन एटम के साथ नाइट्रोजन 15 इनकॉर्पोरेटेड है और एक ऐसा स्ट्रैंड है जिसके ऊपर हैवी लाइट आइसोटोप है, दैट इज नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 दोनों टाइप के स्ट्रैंड्स इनको मिले और दोनों टाइप के स्ट्रैंड्स मतलब क्या बता रहे हैं, दैट दिस इज द हाइब्रिड। आफ्टर 40 मिनट्स, उसके 40 मिनट्स के बाद, ये इनकी पहली जनरेशन थी। 40 मिनट्स के बाद उन्होंने दूसरी जनरेशन निकाली। दूसरी जनरेशन में उन्होंने क्या पाया कि यहाँ दो स्ट्रक्चर उनको ऐसे ही हाइब्रिड मिले और उनको इसके अलावा N14 भी मिला। तो यहाँ पे जब उन्होंने फिर उसका सीजियम क्लोराइड की हेल्प से जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो उनको सेपरेशन करवाने के बाद क्या मिला कि यहाँ पे एक हाइब्रिड है और एक वो है हमारा डीएनए जिसके पास N14 आइसोटोप है। तो ये उनको मिला, दिस इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब फाइनली उन्होंने यही बताया कि हमारा रेप्लिकेशन होता है लेकिन रेप्लिकेशन हमारा सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये था हमारा रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन केस ऑफ ई कोलाई मींस प्रोकैरियोटिक। क्या ऐसे ही हमारी यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है? यस, इट वाज प्रूव्ड बाय टेलर एट ऑल 1957। उन्होंने कैसे किया देखो, उन्होंने सिर्फ डीएनए का नहीं किया, उन्होंने तो पूरे ही क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन करवाया और उन्होंने रेप्लिकेशन करवाया मतलब रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव उन्होंने प्रूव किया। कैसे? So chromosomal replication या chromosome replication, chromosome replication is semi-conservative. Chromosome replication is semi-conservative. DNA replication semi-conservative है, ये तो मेजल्सन और स्टेल ने प्रूव किया। यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम रेप्लिकेशन भी कंजर्वेटिव है, ये किसने प्रूव किया? दिस वाज प्रूव बाय टेलर इट ऑल। कब किया? इन्होंने किया 1957 में। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इज प्रूव्ड बाय टेलर इट ऑल। और इन्होंने किस पे किया? इन्होंने यूकैरियोटिक सेल पे किया। They performed their experiment. They performed its experiment on eukaryotic cellular organism. Eukaryotic cell. और ये eukaryotic cell किसकी थी? Vixia faba. ये faba bean होती हैं, Vixia faba, और eukaryotic cell की Vixia faba और Vixia faba की कौन सी सेल थी? रूट सेल। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे क्रोमोसोम भी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से करते हैं। तो ये किसने किया? तो टेलर ने किया। किस पे किया? यूकैरियोटिक तो है ही, विसिया फैबा पे और उसकी रूट सेल पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या दिखाया? ये उन्होंने एक क्रोमोसोम लिया which was labeled by radiated thymidine. उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रोमोसोम लिया, उसको लेबल किया, लेबल बाय ट्रीटिएटेड थायमाइडाइन, ट्रीटिएटेड H3
उन्होंने जब फर्स्ट जनरेशन फाइंड आउट की तो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, ये लेबल्ड है पूरा। फर्स्ट जनरेशन में उनको क्या मिला कि एक है जो हाफ हमारा क्रोमोसोम था, दैट वाज लेबल्ड, हाफ क्रोमोसोम वाज लेबल्ड एंड हाफ क्रोमोसोम वाज unlabeled. Just look here, this half was labeled, unlabeled, this was labeled, this is unlabeled, ये labeled था, labeled by H3 thymidine and this was unlabeled. सेम ऐसे ही उन्होंने यहाँ फाइंड आउट किया, लेबल्ड अनलेबल्ड। फिर इनको वापस से उन्होंने सेकंड जनरेशन निकाली तो उन्होंने क्या देखा, this was labeled part and this half chromosome was unlabeled, this is labeled, labeled मतलब किससे labeled, tritiated thymidine से, this was also labeled and this was unlabeled। and तो हमारे उनके पास, हमारे मतलब उनके पास ऐसे भी क्रोमोसोम आए जो unlabeled थे, this was unlabeled, और दो क्रोमोसोम उनके पास ऐसे आए जो लेबल्ड भी थे और लेबल्ड भी थे और अनलेबल्ड भी थे। These both were labeled and these two labeled halfly, these are labeled, और ये जो है हमारे ये टोटली अनलेबल्ड थे। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमारे सेकंड जनरेशन में उन्होंने ये पाया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे टेलर ने दिया था क्रोमोसोम के ऊपर, और उन्होंने क्रोमोसोम कहाँ से लिए थे, उन्होंने क्रोमोसोम विसिया फैबा की रूट सेल से लिया था, विच इज द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे कितने टाइप के ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे रेप्लिकेशन में, हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी सेलुलर एक्टिविटीज है बिना एंजाइम्स के परफॉर्म्ड नहीं हो पाती। तो हाउ मेनी एंजाइम्स आर हियर which perform very important role in replication। तो सबसे पहला जो एंजाइम है that is, अब हमारी दो टाइप की सेल होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे रेप्लिकेशन एंजाइम कौन कौन से हैं, देखिए जरा। रेप्लिकेशन एंजाइम है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज मतलब वो एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। और किसकी पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, डीएनए की। किस पे डिपेंड है, डीएनए पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। हमारे प्रोकैरियोटिक के केस में यहाँ पे तीन टाइप के, हमारे प्रोकैरियोटिक के केस में देयर आर 3 टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। ये देखिए जरा कौन कौन से हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये थ्री एंजाइम्स हैं जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज का काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ जो रेप्लिकेशन का काम है वो सारा डीएनए पॉलीमरेज मेन रोल परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म मेन
मेन रोल इन रेप्लिकेशन। तो ये दो क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये डीएनए की रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प इन डीएनए रिपेयर। एंड थर्ड वन इज नोन एज कोनबर्ग एंजाइम। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम हमारा कोनबर्ग एंजाइम कहलाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एंड डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की रिपेयरमेंट में कौन हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। और डीएनए के रेप्लिकेशन में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम हमारा हेल्प करता है, मेन रोल कौन सा प्रोसीड करता है, तो आप क्या बताएंगे, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये थे हमारे डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। अब डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। हमारे यूकैरियोट्स में कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, देखिए फिर हमारे यूकैरियोट्स में 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। देयर आर इन यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल there are 5 types of enzyme DNA dependent polymerase enzyme present. DNA polymerase alpha, DNA polymerase alpha, DNA polymerase beta, gamma, delta एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ये हमारे 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं। कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद एप्सिलॉन। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या करता है, अल्फा है, ये यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। It help in initiation of replication. तो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हेल्प करता है। सेकंड बीटा है, ये क्या करता है, इट हेल्प इन डीएनए रिपेयरमेंट। वही देखो, it help in initiation of replication, it help in DNA repair. This also, gamma is also help in DNA repair. DNA repairment का ही काम करता है ये, लेकिन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसकी रिपेयरमेंट में डीएनए पॉलीमरेज गामा हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमारा ये क्या करता है, ये भी हमारा मेजर एक्टिविटी में रोल, मेजर जो हमारा रेप्लिकेशन है उसी में ही हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन एक्टिविटी, रेप्लिकेशन एक्टिविटी। इट एक्ट एज द पॉलीमरेज, मेन पॉलीमरेज। और ये क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज हुए जो हमारे यूकैरियोट्स में हेल्प करते हैं। अब हमारे डीएनए पॉलीमरेज के अलावा और कौन से एंजाइम हैं जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं? इसके अलावा भी काफी सारे एंजाइम हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलिकेज एंजाइम, डीएनए लिगेज एंजाइम, ये जहां हमारे डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट नहीं होते, सो डीएनए लिगेज क्या करता है, उनको आपस में जोड़ देता है। जोड़ने का, लिगेज का मतलब क्या होता है, वो एंजाइम जो किसी को लिगेट करते हैं, जोड़ दे। ओके, तो ये डीएनए के पार्ट्स को जोड़ देता है। दिस इज डीएनए लिगेज। डीएनए लिगेज एंजाइम के अलावा हेलिकेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज, इसको अनवाइंडेज भी कहा जाता है।
क्योंकि ये हमारे जो डीएनए का डबल स्टैंड है उसके हेलिक्स को ब्रेक डाउन कर देता है। ये ऐसे हमारा डीएनए है, इसके हेलिक्स को तोड़ देगा, इसके बीच के ब्रेक डाउन को तोड़ देगा, तो हेलिक्स है वो अपने आप टूट जाएगा। और ये हेलिकेज एंजाइम है, इसको इसीलिए अनवाइंडेज भी कहा जाता है क्योंकि ये इसकी वाइंडिंग को तोड़ देता है। हेलिकेज एंजाइम तभी काम करता है जब इसको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा टोपोआइसोमरेज है, वो यहाँ हेलिकेज जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है उस रेप्लिकेशन फोर्क के जस्ट अपोजिट साइड जो हमारी अनवाइंडिंग ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए टोपोआइसोमरेज वहाँ पे काम करता है। सुपर कोइलिंग ना हो उसको बचाने के लिए हेलिकेज टोपोआइसोमरेज काम करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये कौन सा होता है, इसको हम यही काम गायरेज एंजाइम करता है। इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये काफी सारे एंजाइम्स थे जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। लेट्स स्टूडेंट्स, इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड